कभी कुछ कहती है, कभी कुछ छुपाती है। न जाने ये एनसीईआरटी कितनी रहस्यमयी है। क्या तुम भी ये फील करते हो बच्चों जब पढ़ते हो? ये मैं हमेशा फील करता था कि एनसीईआरटी में पता नहीं क्या एकदम ये मिस्ट्री बॉक्स है, इतना बहुत कुछ है इसमें जो एग्जाम में आता है, लेकिन जब पढ़ने बैठता हूं तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। अगर तुम भी यही फील कर रहे हो अपनी नीट की प्रिपरेशन, अपनी जेई की प्रिपरेशन, तो जल्दी से जाओ कमेंट सेक्शन में और अपना दुख थोड़ा साझा कर लो, क्योंकि दुख साझा करने से थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन हां, यह भी ध्यान रखना कि साझा करने से तुम्हारा रिजल्ट नहीं आने वाला। उसके लिए हमें यहां पे समझना पड़ेगा कि एनसीईआरटी को कन्वीनियंटली, मोस्ट एफिशिएंटली पढ़ने का सही तरीका क्या है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को 90 to 95% बच्चों को यही नहीं पता कि एनसीईआरटी को रीड कैसे करें। उन्हें बस ये बता दिया गया है कि हां एनसीईआरटी से पेपर आएगा, लगे पड़े हैं उसको रट्टाफिकेशन करने में, पूरी की पूरी एनसीईआरटी को रटने की कोशिश कर रहे हैं, एट द एंड सब कुछ भूल जा रहे हैं और यहां पे रिजल्ट उनका नहीं आ पाता है। तो चलिए आज हम ये समझने वाले हैं कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ूं कन्वीनियंटली, मोस्ट एफिशिएंटली, कि मैं मैक्सिमम आउटपुट अपनी एनसीईआरटी की बुक से निकाल सकूं। इसको समझने के लिए आइए चर्चा करते हैं अपनी इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा बच्चों, पहली बात, व्हेन टू रीड एनसीईआरटी। बच्चों को यही नहीं पता कि एनसीईआरटी पढ़नी कब चाहिए। क्या करते हैं, सुन लिया, जैसे मान के चलो अभी नीट 2024 वालों ने प्रिपरेशन स्टार्ट की है, कोई एक वीडियो देख ली यूट्यूब पे कि एनसीईआरटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, सारा पेपर यहीं से आएगा, लेके बैठ गए एनसीईआरटी कि चलो भाई एनसीईआरटी पढ़ूंगा, पेपर यहीं से आएगा, नीट का पेपर एकदम फोड़ के आऊंगा। आइए, नहीं फोड़ पाओगे, देख लो यहां पे। बच्चों सबसे पहले समझ लो कि एनसीईआरटी की बुक्स एक मिस्ट्री बॉक्स है और मिस्ट्री बॉक्स कभी भी डायरेक्टली नहीं खोला जा सकता, नहीं खोला जा सकता। क्या करना पड़ेगा, कुछ स्टेप्स होते हैं जो फॉलो करने पड़ेंगे और वो स्टेप यहां पे तुम्हारे सामने लिखे हुए हैं कि सबसे पहले एनसीईआरटी खोलने से पहले सबसे पहले तुम्हें क्या करना है बच्चों, तुम्हें ये स्टेप से गो थ्रू करना है। जो पहला स्टेप है कि सबसे पहले अपने सारे लेक्चर्स कंप्लीट तो कर लो। डायरेक्टली एनसीईआरटी को पढ़ के कभी भी कंसेप्ट नहीं समझा जा सकता, स्पेशली जब हम बात करते हैं फिजिक्स की, स्पेशली जब हम बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। नहीं कर सकते हो भाई, नहीं कर सकते हो। थ्योरी नहीं है, कंसेप्चुअल बहुत ज्यादा है, लॉजिक्स बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहले क्या करो, अपने लेक्चर्स कंप्लीट कर लो। ठीक है, जो भी टीचर तुम्हें पढ़ा रहा है, जिस भी प्लेटफॉर्म पे तुम लोग पढ़ रहे हो, चाहे तुम यहां मेरे यूट्यूब चैनल पे पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट लेक्चर्स लगाने ही पड़ेंगे उस चैप्टर के। तो सबसे पहला काम तुम्हारा क्या हुआ, तुमने लेक्चर्स लगा लिए सारे। ठीक है ना, सारे लेक्चर लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एनसीईआरटी करने नहीं बैठ जाना है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, लेक्चर कर लिया। लेक्चर करने के बाद तुम्हें जहां पे भी तुम पढ़ रहे होते हो, चाहे तुम मेरे चैनल पे पढ़ रहे हो, मैं तुम्हें एक डीपीपी देता हूं, जैसे मैंने सॉलिड स्टेट की भी तुम्हें यहां पे अपलोड की थी। ठीक है ना, टेलीग्राम चैनल पे। तुम्हें पहले वो डीपीपी ही लगानी है, डीपीपी बिना लगाए तुम्हें एनसीईआरटी नहीं करनी है। सबसे पहला काम कंप्लीट करो लेक्चर्स, दूसरा काम डीपीपीज करो। ठीक है, तीसरा काम पीवाईक्यूज भी लगा लो। जितने भी उस चैप्टर के पीवाईक्यूज आए हुए हैं, पूछे गए हैं, वो भी तुम्हें लगा लेने हैं। अभी एनसीईआरटी में उठाई नहीं है अभी तक, है ना। पहला काम कंप्लीट लेक्चर्स, दूसरा काम कंप्लीट डीपीपीज, तीसरा काम कंप्लीट पीवाईक्यूज। उसके बाद एक बार सब कुछ रिवाइज तो कर लो, सब कुछ एक बार रिवीजन कर लो और चैप्टर पे अपनी एक थोड़ी सी पकड़ बना लो। ध्यान दो, हम जो ये कहते हैं ना कि पूरा पेपर एनसीईआरटी में से आता है, इसका मतलब ये नहीं होता कभी भी, कोई भी नहीं कह सकता ये कि एनसीईआरटी पढ़ के तुम पूरा पेपर करके आ जाओगे ना, इसका ये मतलब नहीं है। गलत इंटरप्रिटेशन मत निकाल लेना। एनसीईआरटी पढ़ के पूरा पेपर नहीं करके आ सकते, लेकिन पूरा पेपर एनसीईआरटी में से ही आता है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि एनसीईआरटी में से पेपर तो आएगा, लेकिन एनसीईआरटी को समझना इतना आसान नहीं है। पहले ये सारे स्टेप्स करने पड़ेंगे। रिवाइज कर लिया, तुम्हारी चैप्टर पे पकड़ बन गई। अब तुम्हें खोलना है वो मिस्ट्री बॉक्स, रीड एनसीईआरटी। यहां पे तुम्हें करनी है रीड एनसीईआरटी। ये 4 स्टेप करने के बाद ही एनसीईआरटी को रीड करना है। ये ध्यान दो, पहले स्टेप में ही रीड एनसीईआरटी करना मत शुरू कर देना, गड़बड़ हो जाएगी, मन खट्टा हो जाएगा, बुक बंद करके बैठ जाओगे शांति से कि मुझसे ना हो पाएगा। बात समझ लो, कंप्लीट लेक्चर्स, कंप्लीट डीपीपीज, कंप्लीट पीवाईक्यूज एक बार रिवाइज कर लो। 5वें पॉइंट पे जब सब कुछ हो जाए तो एनसीईआरटी निकालो। अब एनसीईआरटी निकालने का यहां पे तुम्हें बहुत मजा आएगा। क्यों मजा आएगा, चैप्टर के सारे टॉपिक्स तुम्हारे कंप्लीट हैं, कंसेप्ट तुम्हारे कंप्लीट है, लॉजिक तुम्हारे कंप्लीट है, तुम्हें क्वेश्चंस भी तुमने बहुत सारे कर रखे हैं। अब एनसीईआरटी में क्या है भाई, एनसीईआरटी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को क्या होती है कि सब कुछ शॉर्टकट में दिया हुआ है, एक लाइन में सारी बात खत्म कर देते हैं। अगर तुम डायरेक्टली पढ़ने बैठोगे, उसको घूमते रह जाओगे, छानते रह जाओगे, कहां से देखूं कहां से आया ये। लेकिन अगर तुमने चैप्टर के लॉजिक कंसेप्ट पढ़ रखे हैं, तुमने क्लास में पढ़ रखा है, टीचर से पढ़ रखा है, लेक्चर्स कंप्लीट है, तो वो छोटी सी लाइन तुम्हें बहुत कुछ सिखा के चली जाएगी और तुम वहां पे मार्क कर दोगे, ओ माय गॉड, ये तो मैंने पढ़ रखा है, ये तो मैंने पढ़ रखा है, लेक्चर में पढ़ रखा है। तो ये तुम्हें करना है बच्चों, सबसे पहले ये पता होना जरूरी है कि
एनसीईआरटी को पढ़ना कब है। अगर तुम्हें यह नहीं पता था तो कमेंट सेक्शन में बता जरूर देना कि सर मैं यही गलती कर रहा था, है ना, अगर तुम यही गलती कर रहे थे। चलिए आ जाओ। अब बच्चों एनसीईआरटी पढ़ने के लिए अगर हम नीट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास ये 5, ठीक है, बायोलॉजी, फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 5 सब्जेक्ट है मेरे पास और इन सबके लिए एनसीईआरटी के एक अलग अलग रोल है ना। सबके लिए एनसीईआरटी एक जैसी नहीं है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, तुम्हारी बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जितने वेरी लगा लो उतने कम है, ठीक है। फिजिक्स के लिए डायरेक्टली करनी तो पड़ेगी एनसीईआरटी, करनी तो पड़ेगी, लेकिन फिजिक्स में बहुत सारा कुछ तुम लेक्चर्स में से निकाल लेते हो, बाद में एक टच मिल जाता है तुम्हें एनसीईआरटी का, लेकिन एनसीईआरटी फिजिक्स के लिए भी करनी होती है, इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक अप्रोच यहां पे चेंज हो जाती है जब हम बात करते हैं फिजिक्स की और बायोलॉजी की। बायोलॉजी में तुम्हें ज्यादातर थ्योरी मिलती है, ठीक है ना, वहां पे तुम्हें थ्योरेटिकल कंसेप्ट को समझने के लिए, उसको ज्यादा कुछ समझने के लिए ना, तुम्हें वहां पे उसको याद करने के लिए वहां पे कुछ जो भी करना पड़ता है। लेकिन फिजिक्स में तुम्हें साथ के साथ कंसेप्ट भी करने पड़ते हैं, लॉजिक भी यहां पे समझने पड़ते हैं, तो थोड़ा सा अलग हो जाता है। सेम अगर मैं बात करूं बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री के लिए तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहां पे भी तुमने लेक्चर्स में मोस्ट ऑफ द चीजों को कवर कर लिया होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, यहां पे अगेन ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि थ्योरी बहुत ज्यादा होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और यहीं पे एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है, जो तुम्हें हर एक पॉइंट टू पॉइंट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बता देता है, अगर तुमने ऑलरेडी पढ़ रखा है तो, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है तुम्हारी एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना है। बात समझ में आ रही है? हाँ, एनसीईआरटी करनी आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए, नो डाउट। आपको फिजिक्स के लिए भी करनी है, आपको बायोलॉजी के लिए भी करनी है, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए भी करनी है, इनऑर्गेनिक के लिए भी करनी है और ऑर्गेनिक के लिए भी करनी है। बस कहीं पे तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको मान के चलना है जब हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक या फिर बायोलॉजी की। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत सारे बच्चों को अभी भी ऐसा लगता है सर एनसीईआरटी में ऐसा क्या है? बाकी बुक में ऐसा क्या नहीं जो एनसीईआरटी में है, ये तो बताइए। आइए बच्चों, सबसे पहले जान लो कि एनसीईआरटी से नीट के पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। डायरेक्ट लिखे हुए एकदम, मतलब बिल्कुल डिट्टो उतार दिए हैं, बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चंस, बिल्कुल डिट्टो थ्योरी तुम्हें उतार के देते हैं एनसीईआरटी में से बहुत बार नीट के पेपर में। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते ही आते हैं, एनसीईआरटी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ये तो हो गए डायरेक्ट क्वेश्चंस। अब मैं बात कर रहा हूं डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट मिला के 75 to 85% of the NEET paper have questions from NCERT। 85% बहुत होता है ना, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एनसीईआरटी में से इतना आना बहुत ज्यादा होता है। और अगर तुम्हारे पेपर में एनसीईआरटी से इतना आ रहा है, चाहे वो इनडायरेक्टली चाहे वो डायरेक्टली हो, तो तुम्हें एनसीईआरटी की यार इतनी तो तुम्हें पता चल गई होगी ना कि वैल्यू कितनी तगड़ी है इसकी, अगर तुम नीट का एग्जाम निकालना चाहते हो तो, ठीक है। उसके बाद थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, ये तुम्हें मोटिवेशन देता है। मैं तुम्हें समझाता हूं मोटिवेशन क्यों देता है। अभी मैं तुम्हें समझाऊंगा कि तुम एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे है, तब तुम्हें समझ में आएगी ये वाली बात। एक बार मैं फिर से बताता हूं। देखो, मैंने तुम्हें पहले ही बोला कि एनसीईआरटी को तुम्हें पहले से नहीं उठाना, तुम्हें स्टेप्स लगाने। 5वें स्टेप पे रीड एनसीईआरटी आता था, ठीक है, अभी हमने देखा स्लाइड में। 5वें स्टेप में जब आप रीड एनसीईआरटी करोगे, आप एनसीईआरटी को पढ़ना स्टार्ट करोगे, खोलोगे और वहां पे देखोगे कि इसने एक लाइन में जो बात कह रखी है उसको मैंने बहुत विस्तार में लेक्चर्स में पढ़ रखा है। आपको धीरे धीरे जब क्वेश्चंस होने लगेंगे एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल्स आप करने लगोगे, और आपको ये ऑलरेडी पता है कि 80% पेपर नीट का एनसीईआरटी में से आना, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना शुरू हो जाता है यहां पे कि हाँ यार मैं एनसीईआरटी को डिकोड कर पा रहा हूं, मैं एनसीईआरटी को सक्सेसफुली डिकोड कर पा रहा हूं, तो हाँ यार मेरे मार्क्स आएंगे, मैं रिजल्ट निकाल के यहां पे ले जाऊंगा। चलिए, उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड इन टुडेज वीडियो, राइट वे टू रीड एनसीईआरटी, ठीक है, डूज एंड डोंट्स। क्या करना चाहिए एनसीईआरटी को पढ़ते हुए और क्या नहीं करना चाहिए। आइए सबसे पहले देखते हैं डूज। पहला, एनसीईआरटी इज मैंडेटरी, यू हैव टू रीड इट। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, एनसीईआरटी छोड़ देते हैं। छोड़ दो, एनसीईआरटी नीट तुम्हें छोड़ देगा। तुम एनसीईआरटी को छोड़ो, नीट तुम्हें छोड़ देगा। ध्यान रखना, बहुत सारे 20 लाख बच्चों ने रजिस्टर किया है इस बार, है ना, 2023 में। सीट्स कितनी है तुम्हें ही पता है। बाकी बच्चे कहां जा रहे हैं, कौन है, यही है ये सब। इग्नोर कर देते हैं एनसीईआरटी को, ठीक से नहीं पढ़ते हैं, एक चैप्टर पढ़ा दूसरे चैप्टर पढ़ाई नहीं। तो ध्यान दो, एनसीईआरटी इज मैंडेटरी, यू हैव टू रीड इट। तुम्हें रीड करना ही पड़ेगा। कंपटीशन बहुत तगड़ा होता है, तुम छोड़ ही नहीं सकते, तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है ना। तुम केवल ये देख सकते हो कि मैं उसको एफिशिएंटली कन्वीनियंटली कैसे पढ़ूंगा। दूसरा पॉइंट, रीड एनसीईआरटी टू फाइंड आउट पॉसिबिलिटी ऑफ क्वेश्चंस। ये ऑफ क्वेश्चंस दो बार आ गया, हटा देना इसको।
रीड एनसीईआरटी बहुत बार बच्चों को एक मिथ होता ही है ना, डोंट्स के सेकंड पॉइंट में लिखा भी है। बच्चों को ऐसा लगता है कि पूरी एनसीईआरटी रटने से मेरा नीट में सिलेक्शन हो जाएगा, पूरी एनसीईआरटी को रटने से मेरा नीट में सिलेक्शन हो जाएगा, जबकि ऐसा है ही नहीं। आपको एनसीईआरटी का मोटिव समझना पड़ेगा कि मैं आपसे क्यों बोल रहा हूं कि एनसीईआरटी को पढ़ो। एनसीईआरटी को पढ़ना है वहां से पॉसिबिलिटी ऑफ क्वेश्चंस को निकालने के लिए। आपने कुछ रीड किया, आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो लाइन यहां पे लिखी है यहां से क्वेश्चन बन सकता है। मैं आपसे कहीं नहीं रहा पूरी एनसीईआरटी को रीड करो, नहीं हो पाएगा यार। पूरी एनसीईआरटी को कैसे रट सकता है, नहीं कर सकते हो। आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को वहां पे मार्क करना है और देखना है कि यहां से किस तरीके का क्वेश्चन मेरे पास बन के आ सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, ठीक है ना। यहां पे तुम ये समझ लो कि तुम्हारा काम भी हल्का हो जाता है ना। बहुत बार तुम्हें डर इसलिए भी लगता है कि इतनी बड़ी एनसीईआरटी, उसके ऊपर से समझ में कुछ नहीं आता, पूरी एनसीईआरटी कैसे रट पाऊंगा। रटना ही नहीं है पूरी एनसीईआरटी को, नहीं रटना भाई, नहीं रटना, ठीक है। चलिए थर्ड, सोल्व एनसीईआरटी सॉल्व क्वेश्चंस और एक्सरसाइज क्वेश्चंस। आपकी एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि पूरा का पूरा सॉल्व क्वेश्चन उठ के आ गया वहां से नीट में, ठीक है ना। पूरा का पूरा एक्सरसाइज का क्वेश्चन तुम्हारा उठ के आ गया, तो सॉल्व कर लो। वहां पे एनसीईआरटी के जितने भी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हैं, सॉल्व क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करके ही जाना है। नेक्स्ट, मार्क एवरीथिंग विच सीम्स टू बी इंपॉर्टेंट और विच वॉज आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर। क्या करो, यहां पे मैं तुम्हारी हेल्प करने वाला हूं अब, ठीक है ना। यहां पे मैं एक और अनाउंसमेंट कर रहा हूं, हर संडे एक चैप्टर का पूरा एनालिसिस तुम्हें दूंगा अलोंग विद एनसीईआरटी रीडिंग। बहुत सारे बच्चों को एनसीईआरटी रीड नहीं करनी आती होगी भी, तो कैसे करूं, ठीक है। तो मैं यहां पे तुम्हारी एक हेल्प करने वाला हूं कि हर संडे में एक चैप्टर एनसीईआरटी का रीड करेंगे, उसको मार्क करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज को एनालिसिस करेंगे कि इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर में इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये तुम्हारे लिए मैं सीरीज लेके आ रहा हूं जो कि संडे से स्टार्ट हो जाएगी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द रीडिंग वीडियो, एनसीईआरटी की जो है रीडिंग करने वाले हैं। चलिए, मार्क एवरीथिंग विच सीम्स टू बी इंपॉर्टेंट और विच वाज आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर, ठीक है। उसको मार्क कर लो और लिख लो वहां पे कि ये तो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है तो आ सकता है। बात समझ में आ रही है। चलिए आते हैं डोंट पे। पहला ही उसका अपोजिट है, डोंट इग्नोर एनसीईआरटी, इट कैन बी डेंजरस फॉर योर नीट रिजल्ट। अगर नीट के रिजल्ट के लिए तुम लोग तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी को इग्नोर मत करना, नहीं तो नीट तुम्हें इग्नोर कर देगा। दूसरा, डोंट रीड एनसीईआरटी फॉर रट्टाफिकेशन ऑफ एवरीथिंग, इट इज नॉट इवन पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। रट्टाफिकेशन के लिए मत पढ़ना एनसीईआरटी को। तीसरा, डोंट रीड कंप्लीट एनसीईआरटी, फोकस ऑन हाइलाइट्स ओनली, हाइलाइट्स पे फोकस करो। पूरी एनसीईआरटी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर एक पूरा चैप्टर ले लूं तो उसमें से तुम्हारे लिए 20 to 25% डाटा ही इंपॉर्टेंट है, पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट ही नहीं है। बहुत बकवास लिखी हुई होती है, ठीक है। नेक्स्ट, सॉल्व क्वेश्चंस जस्ट आफ्टर रीडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बहुत बच्चे मिस कर देते हैं, ये यहां पे प्रॉब्लम हो जाती है। बच्चों को ऐसा लगता है कि एनसीईआरटी पूरी पढ़ ली है, सब कुछ तो याद हो गया, पहले लेक्चर्स पढ़ लिए थे, पीवाईक्यूज कर लिए थे, डीपीपीज कर ली थी, अब एनसीईआरटी भी पढ़ ली, सब कुछ तो हो गया, अब क्या करने की जरूरत है। यार एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद अगर क्वेश्चंस ना लगाए तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं है ना। क्वेश्चंस जब तक नहीं लगाओगे तब तक चीजें याद ही नहीं होंगी। क्योंकि समझो मेरी बात, तुम्हें यहां पे जब एनसीईआरटी पढ़ते हो तो बहुत कुछ माइंड में रखना होता है और माइंड में वही चीज बैठती है जिसके लिए आपने क्वेश्चंस किए होते हैं। तो क्वेश्चंस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, तो यहां तक हो गई बात बच्चों डूज एंड डोंट्स की। अब जितनी भी बात मैंने बातें बोली है ना, इसको थोड़ा सा एक बार करके देख लेते हैं। सबसे पहली बात मैंने बोली है कि आपको एनसीईआरटी के सॉल्व क्वेश्चंस लगाने हैं। मैंने एक स्लाइड में यहां पे सॉल्व क्वेश्चंस लगाए हुए हैं, ठीक है, तुम्हारे स्ट्रक्चर ऑफ एटम से, ठीक है, जहां पे तुम्हें एनसीईआरटी के सॉल्व क्वेश्चंस दिख रहे हैं। तुम्हें कुछ नहीं करना, क्वेश्चन पढ़ना है, सारा कुछ थ्योरी पढ़ ली, उठाओ क्वेश्चन, लगाओ क्वेश्चन, आंसर निकालो। सारे सॉल्व क्वेश्चंस में ऐसे ही करना है, उठाओ क्वेश्चन, आंसर लगाओ, ठीक है, सॉल्यूशन लगाओ, आंसर निकाल दो। कर लिया। चलिए, बात आती है सर एनसीईआरटी को पढ़ें कैसे। एक यहां पे नमूना देता हूं मैं तुम्हें छोटा सा, ये मैंने उठा लिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। In 1887, Hertz performed a very interesting experiment in which electrons were ejected when certain metals, for example, potassium, rubidium, cesium, were exposed to a beam of light as shown in figure. यहाँ 1887 याद करने मत बैठ जाना, कोई नहीं पूछ रहा तुमसे कब हुआ था, है ना। यूपीएससी का पेपर नहीं दे रहे हो, नीट का पेपर दे रहे हो, 1880 ये पढ़ने मत बैठ जाना, पहली बात। दूसरी बात, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हो क्या रहा है समझ लिया। अगर ध्यान दिया हो तो यहां पे लिखा है were ejected when certain metals, potassium, rubidium and cesium। यही क्यों? अब तुम्हारे पास यहां पे दो ऑप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, ध्यान रखना।
बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहां पे तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, रटना शुरू कर दो, पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, या फिर दिमाग लगाओ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या हो रहा है। इलेक्ट्रॉन को बाहर आना है। किस मेटल से इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर आ सकते हैं? जिनका साइज बड़ा होता है और आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत कम हो जाता है। तुमने इस ब्लॉक पढ़ लिया होगा इस टाइम तक, ठीक है, चल भी रहा है। अगर तुम एल्कली मेटल्स को देखोगे तो बहुत तगड़े इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर के होते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे कम होता है पूरे टेबल में अगर हम लेफ्ट राइट देखें तो, और टॉप टू बॉटम अगर आ जाओगे तो नीचे वालों का आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे कम और साइज सबसे बड़ा। तो इसीलिए पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम ही एक काम कर सकते हैं जिनमें आप लाइट डाल के एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सको। तो ध्यान रखो, रट्टाफिकेशन दो तरीके से होता है, ठीक है। एक होता है बस रटे जा रहे हो, पोटेशियम सीजियम, पोटेशियम सीजियम, पोटेशियम सीजियम। एक होता है लॉजिक लगा दो, जैसे लॉजिक लगाया तुम नहीं भूलोगे उसको। अगर तुमने लॉजिक से याद कर लिया ना कि इस जो मैं रट रहा हूं इसका लॉजिक क्या है, तो ध्यान देना तुम्हारी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ये चीज तुम्हें हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है जी। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसी को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या क्या दे रखा है यहाँ पे? ऑब्जर्वेशन दे रखी है। The electrons are ejected from the metal surface as soon as the beam of light strikes the surface. There is no time lag between. Important है, कोई भी टाइम लैग नहीं है। स्टेटमेंट असर्शन से क्वेश्चन बन सकता है यहां पे। जैसे ही लाइट पड़ती है तुरंत यहां से इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। देयर इज नो टाइम लैग, ठीक है। ओके, सेकंड, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी और ब्राइटनेस। कितने इलेक्ट्रॉन्स वहां से इजेक्ट होते हैं ये डिपेंड करता है उसकी इंटेंसिटी पे। सभी को याद होगा, अगर किसी ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ लिया है तो हमने ध्यान दिया था कि जो भी लाइट आ रही होती है वहां पे दो चीजें होती है, एक तो होती है लाइट की इंटेंसिटी और एक होती है लाइट की फ्रीक्वेंसी। लाइट की इंटेंसिटी बताती है कि उस लाइट में कितने सारे पैकेट्स ऑफ फोटोन है। इंटेंसिटी क्या बताती है? कितने सारे पैकेट्स ऑफ फोटोन है। जबकि एक लिमिटेड टाइम में कितने फोटोन आ रहे हैं ये हमें उसकी फ्रीक्वेंसी बताती है। याद है सभी को? ठीक है। अब एक पैकेट से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो अगर आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो तो आप नंबर ऑफ पैकेट बढ़ा रहे हो। इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो तो नंबर ऑफ पैकेट बढ़ा रहे हो। नंबर ऑफ पैकेट अगर बढ़ेंगे तो कभी ना कभी तो स्ट्राइक करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा ही निकलेंगे। अगर फोटॉन्स ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा। बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? ठीक है। उसके बाद हर एक मेटल के लिए एक कैरेक्टरिस्टिक्स मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, इसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब यहां देखो, फॉर ईच मेटल देयर इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स मिनिमम फ्रीक्वेंसी। मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है? लाइट की है क्या? ना, ये एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है किसी भी मेटल की। ये इंपॉर्टेंट है, असर्शन रीजन में आ सकता है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है? लाइट की? ना, ये तो मेटल की है, ठीक है। चलिए, बात समझ में आ गई। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से नीचे कभी भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता। तो ये कुछ तरीका होता है आपको इसको मार्क करने का, इंपॉर्टेंट चीजों को निकालने का। कुछ इस तरीके से आपको अपनी एनसीईआरटी को रीड करना है। और हां, अगर तुम इसको बहुत इफेक्टिवली, कन्वीनियंटली इस मेथड से जो मैंने तुम्हें आज बताया है करना चाहते हो, सो स्टे ट्यून्ड ऑन दिस चैनल नीट एंड जेईई वॉरियर्स, जहां पे मैं तुम्हें समय समय पे तुम्हारे नीट 2024 और 2025 के लिए गाइड करता रहूंगा। समय समय पे तुम्हें बताता रहूंगा कि अब क्या करना है, क्या नहीं करना है। और हां, मिस मत करना, संडे में मैं एक चैप्टर का यहां पे करने वाला हूं एनालिसिस और कंप्लीट एनसीईआरटी की रीडिंग। तब तक के लिए बाय गाइस, बाय एवरीवन। डिस्क्रिप्शन में तुम्हें बाकी सारी क्लासेस की भी लिंक दे दिए गए हैं, जो भी यहां पे चल रहा है इस चैनल पे। चैंपियंस बैच, जहां पे तुम्हारा सॉलिड स्टेट हो गया, केमिकल काइनेटिक्स चल रहा है, सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री खत्म हो गया है। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।